biggest food company, Nestle, has child labor and abuse are widespread. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. नेस्ले पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फूड एंड ड्रिंक कॉर्पोरेशन है। नेस्ले 2000 से भी ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स को ओन करता है और चॉकलेट, कॉफ़ी, वाटर, आइसक्रीम जैसी चीज़ों को सेल करता है। इनफैक्ट शॉपिंग के लिए जाना और नेस्ले ब्रांड वाली कोई चीज़ ना खरीदना मुश्किल है। इसके बावजूद कि कंपनी पर बच्चों की गुलामी, बच्चों को मारना, इनफैक्ट कुछ भयानक चीज़ों का आरोप लगाया गया हो। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ? और अगर नेस्ले में वास्तव में इतनी बुराई है तो वो इससे बच कैसे रहे? This video is a journey from which you will get to know everything about the most controversial company ever. I know वीडियो थोड़ी लेंथी है but it's worth your time. स्टोरी 1814 फ्रैंकफर्ट में एक लड़के के जन्म के साथ शुरू होती है। हेनरी नेस्ले 14 चिल्ड्रंस में से 11th चाइल्ड थे और ग्लेशियर के एक परिवार में जन्मे थे जहां कांच काटने का और फिट करने का फैमिली बिजनेस था। लेकिन जैसे जैसे हेनरी बड़े होते गए उन्हें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने फैमिली ट्रेंड में जाने के बजाय फार्मिस्ट बनने का फैसला किया। हेनरी वाज डिटरमाइंड टू फॉलो हिज ओन पाथ और 15 साल की एज में फार्मिस्ट अप्रेंटिस बन गए। बाद में होम टाउन को छोड़कर स्विट्जरलैंड आ गए एंड स्टार्टेड नेस्ले अराउंड इन 50s। इससे पहले हेनरी ने बहुत से एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज ट्राई किए लाइक प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग विनेगर, रम एंड इवन फर्टिलाइजर्स, बट कुछ भी नहीं चला। ये तब शुरू हुआ जब हेनरी ने एक रिपोर्ट पढ़ी कि चिल्ड्रंस डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि कई महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती थी या उनके बच्चों को दूध से एलर्जी थी। हेनरी ने महसूस किया कि ये बड़ी समस्या भी है और एक बड़ा अवसर भी, और जिसे सोल्व करके अनगिनत बच्चों की जान बचाई जा सकती है। और इस प्रकार हेनरी ने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सभी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना शुरू किया और 1867 तक वो सफल भी हो गए। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो दूध के पाउडर और चीनी का एक मिक्सचर था जो नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग का ऑप्शन हो सकता था। इसके बाद हेनरी ने दूध बेचने के लिए नेस्ले कंपनी बनाई। हेनरी ने ऐसे महान इरादे के साथ नेस्ले की शुरुआत की, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ए हार्ट वार्मिंग सक्सेस स्टोरी। बेबी फूड वह प्रोडक्ट था जिसने नेस्ले की शुरुआत की और जो बाद में जीवन को नष्ट भी कर देगा। जैसे ही नेस्ले एक जायंट बना वो सभी प्रकार की डार्क कंट्रोवर्सीज में घिरता गया। नेस्ले वाज ग्रोइंग बाय द मंथ, लेकिन हेनरी के लिए ये सब बहुत थोड़ा था। जो अपने जीवन के करीब आ रहे थे और अपनी वाइफ के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे। इसलिए कुछ साल बाद हेनरी ने रिटायर होने और अपनी कंपनी को बेचने का फैसला किया। और ये वो टाइम है जहाँ चीज़ें वास्तव में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि नेस्ले के न्यू ओनर्स कंपनी को एक्सपेंड करने की प्लानिंग में थे एंड इन 1905 दे मर्ज्ड विद अ राइवल बिजनेस नेम्ड एंग्लो स्विस जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को ही सेल करता था। कम्पीट करने के बजाय उन्होंने अपने सभी रिसोर्सेज को कंबाइन कर दिया, अलाउइंग देम टू मोर इजीली डोमिनेट द मार्केट एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्ट। 1920 के दौरान नेस्ले चॉकलेट और ड्रिंकेबल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही थी और 1938 तक उन्होंने पहली मास मार्केट कॉफ़ी बना ली। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोल्जर्स को जगाए रखने में मदद की और इस प्रकार इसे हर अमेरिकी सैनिक के सभी इमरजेंसी राशनों में शामिल किया गया। नेस्ले ग्रुप ने बहुत सी कंपनियों को एक्वायर किया जिसमें उन्हें लगा कि बहुत पोटेंशियल है, जब उन्हें लगा कि ये बहुत सीरियस कॉम्पिटिटर आगे बन सकता है। और जैसे जैसे साल बीतते गए नेस्ले के नए प्रोडक्ट्स में इंक्रीमेंट होता गया, लेकिन ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं था और पर्दे के पीछे एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी जो लाखों जीवन की कीमतों पर लाखों डॉलर बनाएगी। जब हेनरी नेस्ले ने पहली बार 1867 में अपना बेबी फॉर्मूला डेवलप किया, उनका एम उन वुमेन्स को सप्लीमेंट देना था जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती थी। दूध को पूरी तरह से बदलने के लिए नहीं, क्योंकि स्टडीज से पता चला कि नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क किसी भी फॉर्मूले से अधिक हेल्दी है। इन 1970s सेल्स में गिरावट दिख रही थी एंड नेस्ले बिकेम ग्रेडी। उन्होंने सोचा अगर हम इस बेबी फॉर्मूला को सभी माताओं को बेच सकें, न केवल उन्हें जिन्हें वास्तव में जरूरत है। नेस्ले ने नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क को कम करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया और एग्रेसिवली प्रमोट देयर फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल गलत था क्योंकि बेबी फॉर्मूला में बहुत से न्यूट्रिएंट्स की कमी थी जो बच्चों को बीमारी से लड़ने और स्वस्थ रखने में मदद करते थे। नेस्ले बच्चों को इन्फेक्शंस और माल न्यूट्रिशन के खतरे में डाल रही थी। नेस्ले ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को पे करना शुरू कर दिया ताकि वे माताओं को बता सकें कि यह ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ज़्यादा बेहतर है। नेस्ले ने फेक नर्सों को मदर्स को उनके फॉर्मूले के फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हायर किया और उन्होंने मदर्स को लिमिटेड सैंपल्स ही दिए ताकि जब तक सैंपल्स खत्म होते तब तक मदर्स नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर देती और उनके पास नेस्ले के
प्रोडक्ट्स खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और ये सब नेस्ले के लिए बहुत सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल साबित हुआ। उन्होंने इस प्लान को बहुत से अनडेवलप्ड नेशंस में एक्सपेंड किया, खासकर कि वहाँ जहाँ लोग अनएजुकेटेड थे, एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट इससे लाखों बच्चों की डेथ हो गई या फिर इसेंशियल न्यूट्रिशंस की कमी हो गई, और जिसका सबसे बुरा प्रभाव थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हुआ जहाँ साफ पानी की कमी थी, क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि बेबी फॉर्मूला को साफ पानी में मिलाना पड़ता था। फिर भी नेस्ले लोगों को ऐसी जगह कन्विंस कर रहा था जहाँ साफ पानी की शॉर्टेज थी, रिजल्टिंग बेबी फॉर्मूला पोल्यूटेड वाटर में ही मिलाया जा रहा था, और जिससे बच्चे बीमार हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि पैकेजिंग से मदद नहीं मिली, बट पैकेजिंग में इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखे थे जिसे इन देशों की मोस्ट ऑफ द वुमेन्स पढ़ नहीं सकती थी। उनमें से कई को इतना रियलाइजेशन भी नहीं था कि पोल्यूटेड वाटर को हमें उबाल लेना चाहिए। हालांकि 1974 में बेबी किलर नामक एक पब्लिकेशन ने विशेष रूप से इन देशों में एग्रेसिवली बच्चों के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के सीरियस रिजल्ट को बताया। उन्होंने नेस्ले को एक अननेसेसरी प्रोडक्ट बताया। सेल्स के लिए कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस करना बहुत जरूरी था। नेस्ले ने पब्लिकेशंस के खिलाफ लीगल एक्शंस लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सभी कवरेज ने नेस्ले को एक इंटरनेशनल घोटाले का रूप दे दिया और कई देशों में इनके खिलाफ बहिष्कार होना शुरू हो गया। इस सब के बावजूद भी कंपनी इस मुद्दे पर चुप ही रही। रिजल्टिंग सरकार ने कुछ ऐसे नियम पेश किए जिसमें कहा गया कंपनियां नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क को बेबी फॉर्मूला आर्टिफिशियल मिल्क से कंपेयर नहीं कर सकती। इसके चलते नेस्ले ने प्रोडक्ट मार्केटिंग को डबल कर दिया और सुपर बेबी जैसे इमेजिनरी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। इसका मकसद ये था कि वे नेगेटिव मीडिया अटेंशन से अपने आप को दूर कर सके। इवन इन 2013 पाकिस्तान में नेस्ले ने ड्रिंकिंग वाटर को विलेजेस और टाउन से दूर ले जाना शुरू किया और फिर अपनी फैक्ट्रीज में बोतल में भरना शुरू कर दिया और इसे वापस उन्हीं लोगों को बेचा जिससे उन्होंने पानी लिया था, लेकिन बहुत अधिक कीमत पर। बड़ा इशू ये था कि नेस्ले ने इतना पानी ले लिया था कि हजारों लोगों को गंदा कीचड़ वाला पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये लोग उस महंगी बोतल वाले पानी को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जो शुरू में उनका था। और ऐसे दावे किए जाते हैं कि नेस्ले ने जमीन चूस ली, और ये सिर्फ केवल डेवलपिंग कंट्रीज तक सीमित नहीं था। नेस्ले को उन फील्ड्स पर चाइल्ड स्लेवरी एंड फोर्स लेबर करते पाया गया जहां कोकोआ बीन्स काटी जाती थी। कुछ समय के लिए इस चीप लेबरी पर किसी का ध्यान नहीं गया, रिजल्टिंग लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट। लेकिन फिर ईयर 2000 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेस्ले ब्लड चॉकलेट खरीदने के लिए गिल्टी है। दीज चॉकलेट्स वर लाइकली मेड बाय चाइल्ड स्लेव्स। नेस्ले, कैडबरी और मार्स सभी ने 2000 में 2005 तक चॉकलेट स्लेवरी को एंड करने का कमिटमेंट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने 2005 में नेस्ले और अदर चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ 3 मिलियन बच्चों की ओर से एक केस फाइल किया, जिसमें आरोप लगाया गया था बच्चों की आइवरी कोर्ट में तस्करी की जा रही है और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और काम करते समय पीटा भी जा रहा है। इस तरह की घटनाओं पर नेस्ले का रिएक्शन हमेशा सेम रहता था। उन्होंने दावा किया कि इन प्लांट्स पर होने वाली हर चीज की निगरानी करना इम्पॉसिबल है और इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करने का डिसीजन लिया। 2010 तक लग रहा था जैसे सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है, जब तक डार्क साइड ऑफ चॉकलेट नामक डॉक्यूमेंट्री सामने नहीं आ गई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे परिवारों को फोर्सफुली काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और बच्चों को उनके घर से किडनैप किया जा रहा है। इट वाज क्लेम्ड दैट कि बच्चों ने वीक में 7 दिन बोरियों ढोने का काम किया, जिनका वजन लगभग 2 गुना था और वो भी $1 की मजदूरी पर। नेस्ले ने एक बार फिर इस बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। ये क्लियर था कि नेस्ले को इस सब के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी और वो अपनी इनोर्मस वेल्थ से ये सब कुछ ठीक भी कर सकते थे। नेस्ले इन ब्रूटल वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ कार्रवाई तब करता जब वे नेगेटिव न्यूज एंड रेस के अंडर आता। एक बार जब मीडिया ने कहानी को फिर से उठाया और लोगों ने नेस्ले को बॉयकॉट करने की धमकी दी, तो नेस्ले चेंज देयर ट्यून। उन्होंने जल्दी से अपने फैसले को पलट दिया और देश की इकोनॉमी में पैसे को री इन्वेस्ट करने की कसम खाते हुए $1.5 मिलियन का कर चुका दिया। कुछ लोगों ने नेस्ले और नेस्ले के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का ट्राई किया, लेकिन कंपनी इतनी विशाल है कि यह बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचते हैं। वे लगभग हर देश में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ पहुंच गए हैं। इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद हम फूड, वाटर और इवन कॉस्मेटिक्स तक खरीद लेते हैं बिना ये देखे कि वो नेस्ले ब्रांड्स की हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर शेयर्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकमिंग इवन मोर पावरफुल।